नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू फैक्ट्री में। मैं वर्षा बंसोड़े लांजेवाल आपको मिलवा रही हूँ हम सबके परम मित्र से, जी हाँ, किताबें। और आज हम शुरू कर रहे हैं उपन्यास स्मृति एक प्रेम की। स्मृति एक प्रेम की कृष्ण खटवानी की लिखी सिंधी रचना है, जिसका हिंदी अनुवाद मोतीलाल जोतवानी ने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं स्मृति एक प्रेम की का पहला भाग। जो पूजाएं अधूरी रहीं वे व्यर्थ न गईं, जो फूल खिलने से पहले मुरझा गए और नदियाँ रेगिस्तानों में खो गईं वे भी नष्ट न हुई। जो कुछ रह गया पीछे जीवन में, जानता हूँ निष्फल न होगा। जो मैं गा न सका, बजा न सका, हे प्रकृति वह तुम्हारे साज पर बजता रहेगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर की इस कविता से प्रारंभ होती है स्मृति एक प्रेम की उपन्यास की कथा। वह मकान ढूंढने के लिए मुझे आखिरकार टैक्सी का मुंह छोड़ना पड़ा था। मलबार हिल्स के उतार चढ़ाव वाले रास्तों पर मैं बहुत समय से टैक्सी वालों को उल्टे सीधे ठौर ठिकाने बताता रहा था। यहाँ की इमारतें ऊंची हैं, महलों की तरह सुंदर हैं, सड़कें साफ हैं, देखने पर लगेगा ज़्यादा लंबी नहीं, परंतु उन पर चलने पर महसूस होगा वे रबड़ की तरह खिंचकर लंबी हो गई हैं। सुबह के पहले पहर में भी मेरे माथे पर से पसीने की बूंद टपक रही थी। ऐसा लग रहा था वह धनवान बस्ती किसी नए व्यक्ति को जानती ही न थी। उसके लिए उसके मन में कोई सहानुभूति, कोई लगाव न था। ऐसे में बस एक ही मेरा हमदम, मेरा दोस्त था। वह था समुद्र का कभी न थमने वाला हल्का हल्का कोलाहल। मैं जहाँ भी जिस ओर भी जाता था वह कोलाहल वहाँ कभी स्पष्ट तो कभी अस्पष्ट सुनाई देता था। लगता था मानो समुद्र भी मेरे संग संग भटक रहा था, किसी को खोज रहा था। टांगों में थकावट और दर्द लिए आखिर मैं लिफ्ट से एक 7 मंजिला मकान की तीसरी मंजिल पर पहुंचा। फ्लैट का नंबर पढ़कर बेल बटन दबाकर मैं रुमाल से पसीना पोंछने लगा। फिर मैंने घड़ी में समय देखा, लगभग 10:30 हो रहे थे। जिसने दरवाज़ा खोला वह नंदनी न थी, वह 20-21 साल की एक लड़की थी। एक क्षण के लिए मैंने महसूस किया जैसे मैंने बाजी हार ली हो। इतनी मेहनत और तकलीफ के बाद भी सामने नंदनी न थी। शायद मैं एक गुमराह मुसाफिर था। लड़की को परेशान देखकर मैंने अपने आप को संभाल लिया। नंदिनी है? उसकी निगाह मेरे पैरों तक गई और फिर वापस चेहरे की ओर मुड़ी। वह बाहर गई हैं, पर जल्द ही वापस आएंगी। आप बैठेंगे? इंतजार करेंगे? मेरा मन खिल उठा। मैंने राहत की सांस ली, जैसे किसी भूखे को रोटी के टुकड़े की उम्मीद बन जाए। हाँ, जरूर करूँगा। दूर से आया हूँ। मेरा नाम सत्येन है, नंदनी के साथ कॉलेज में पढ़ता था। वह मुझे भीतर ले गई। मैं एक सोफे पर बैठ गया। छोटा सा ड्राइंग डाइनिंग रूम था वो, बहुत सजाया हुआ नहीं। सामने सीटी पर कुछ रिकॉर्ड्स रखे थे और पत्रिकाएं फैली पड़ी थी। डाइनिंग टेबल पर ट्रे में कुछ फल जाली से ढके रखे थे। फर्श पर कालीन बिछा था। उस लड़की ने रेगुलेटर घुमाकर पंखे को तेज कर दिया, फिर मुड़कर मेरी ओर देखा। उसके लंबे बालों की एक चोटी घूमकर छाती पर से मुड़कर नीचे साड़ी की पल्लों के साथ लटकने लगी। इतने में उसकी आंखों के भीतर से संकोच प्रकट हुआ और उसने जैसे उसे छिपाने के लिए कहा, आपका नाम सुना सा लगता है, शायद आंटी से सुना हो। मैं नंदिनी की भतीजी हूँ। विस्मय से मैंने पलकें ऊपर उठाई। मन ने विश्वास करने से साफ इनकार कर दिया। मन में कई भूली बिसरी घटनाओं से संबंध विचारधाराएं उफन पड़ी। अचानक ही कई साल पहले का अतीत जमीन फोड़कर बाहर निकल आया। समय कभी भी नाप के हिसाब से नहीं चलता। दिन, मौसम, साल और कैलेंडर जैसे इंसान की बाहरी जिंदगी से वास्ता रखते हैं, वे जैसे अंदर की जिंदगी से सदा मात खाते रहते हैं। प्रकट में भूला हुआ परंतु मन के किसी निचले तह में छिपा हुआ नाम अचानक ही मेरे मन में उभर आया। ऐसे
जैसे सुबह की हवा चुपके से बाग में आती है। तुम दीपा हो? न सिर्फ उसके मुंह पर बल्कि उसके ताजा बदन के हर अंग पर ताज्जुब जाहिर हो उठा, गोया बयाबा में अचानक ही किसी ने किसी को बुलाया हो। आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मेरी आंखों ने देखा, उसके अधपके आम जैसे चेहरे पर कुछ लाली छा गई। उसकी आंखों में संकोच का भाव बढ़ गया था। वह कद की जरा लंबी थी, उसके उरोज छोटे आधे उभरे हुए थे, कंधे गोल और सुडौल, हल्के रंग की सादी सूती साड़ी। उसकी आंखों में न जाने क्या था, पर मुझे लगा उसकी आंखों में, उसके चिकने बालों में, ताज़ा बदन में छिपी हुई थी वह दीपा जिसे मैंने कई साल पहले अपनी गोद में बिठाकर खेल खिलाए थे। मेरे मन में शरारत जाग उठी, जैसे मैं उम्र में कई साल छोटा हो गया था। बोला, एक बार ग्रीष्मावकाश में मैं मद्रास में आप लोगों के यहाँ महीना भर रहा था। तब तुम छोटी थी, 4-5 साल की। मैं हर रोज़ रात को कैडबरी चॉकलेट ले आता और हाथों पर उठाकर तुम्हें बुलाता। दीपा, तुम दौड़कर आती और आकर मेरी गोद में बैठ जाती। मैं चॉकलेट का पहला टुकड़ा तुम्हारे मुंह में डालता था, तुम्हारे मुंह में खुशी फैल जाती थी। कई बार तुम्हें गोद में उठाकर मैंने समुद्र के किनारे पर दौड़ें लगाई थी। तुम्हारे जूते के तस्मे खुल जाते थे तो मैं उन्हें बांधता था। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे गालों पर काफ़ी सारा पाउडर मल देती थी तो मैं उन्हें इन उंगलियों से पोंछ देता था। मैं अपनी सनक में अभी और भी कुछ कहता जाता, लेकिन मैंने देखा दीपा का रंग बदल रहा था, कभी सफ़ेद तो कभी गुलाबी। शायद उसे हैरत हो रही थी कि क्या यह संभव था कि किसी पराये व्यक्ति की गोद में उसने कभी ऐसे खेल खेले थे। तुम्हें कुछ याद है दीपा? दीपा ने सिर इनकार में हिला दिया। कुछ भी नहीं। दीपा ने फिर इनकार में सिर हिलाया। उसे वे दिन याद न थे, वह उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई थी, जैसे उन दिनों का, उन पलों का उसके जीवन में अब कोई अर्थ, कोई महत्व न था। उसके लिए भविष्य की गुफाओं में ही कुबेर के खजाने भरे पड़े थे। फिर वह समुद्र किनारे पर इकट्ठी की गई सीपियों को क्यों कर सहेज रखे। लेकिन मेरे लिए वह अतीत कितना सुंदर और अर्थपूर्ण था। मुझे खुद पता न था कि वे सब बीते हुए दिन मेरे मन पर ऐसे कुरेदे हुए थे जैसे पत्थर पर लकीरें होती हैं। और मैं क्या बूढ़ा हो चला था जो अपने सपनों को भविष्य में उड़ा देने के बजाय भूत के पिंजरे में कैद करने लगा था। मेरा अवचेतन मन उन यादों को ऐसे सहेज कर बैठा था जैसे मेरी ज़िंदगी की थोड़ी कुछ जमा पूंजी का वही अहम हिस्सा था, जैसे मैं उसके बाद ज़िंदगी में कभी कोई फ़ायदे का सौदा नहीं कर पाऊंगा। मैंने सामने बैठी हुई दीपा की ओर देखा। उसके चेहरे पर कितना बड़ा विश्वास था और उसकी आंखों में भविष्य के कितने सारे सपने थे। आज की इस युवती और 15 साल पहले की उस बच्ची में कितना ज़्यादा फ़र्क था। इंसान कैसे न बढ़ता है, कैसे न सिर्फ उसका तन बल्कि उसका चिंतन भी दर्जे बदर्जे विकास पाता है। दुनिया में सबसे अधिक सूक्ष्म घटनाएं अपने आप ही घट जाती हैं और उसका भान तक नहीं होता। पिछले 15 सालों के प्रत्येक पल ने, प्रत्येक कालांश में घटित घटना ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और आज वह उन सबको बुलाकर अपने में समाविष्ट किए हुए थी। परंतु इन्हीं 15 सालों में मैंने बहुत कुछ खोया था। शायद अब मैं जीवन वृक्ष में ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे उतर रहा था। इन्हीं 15 सालों ने मुझे कितना ना लूटा खसोटा था। क्या किसी खास उम्र में पहुंचकर इंसान आगे बढ़ने के बजाय पीछे लौटने लगता है? शायद सभी ऐसा नहीं करते, परंतु जब कभी वह रास्ते पर विश्राम करने के लिए रुकता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे आश्चर्य होता है। कितने न मधुर पल, कितने न सुंदर दृश्य, हृदय की माला में से टूटे हुए फूल वह उस रास्ते पर बिखेरते आया है और वह अपनी गुदड़ी की ओर निहारता है। वह उसमें बड़े बोझ तो लाद नहीं सकता, इसलिए छोटी छोटी
हल्की हल्की चीज़ें समेटते जाता है। जो बड़े बड़े काम वह करता है शायद इतिहास के पन्नों पर वह अंकित हो, परंतु उसके मन पटल पर छोटी छोटी चीज़ें अंकित रहती हैं। वे छोटी छोटी चीज़ें जिनका इतिहास में कोई महत्व नहीं। आप कुछ सोच रहे हैं? मैं चौंक उठा और मैंने अपने आप को समेट लिया। मुझे ऐसा लगा मैं एक बच्चे की नाई पुराने टूटे फूटे खिलौने निकालकर उन्हें एक दुकान में सजा कर बैठा था और पकड़ में आ गया था, इसलिए झेप महसूस कर रहा था। दीपा, अड्यार का वह सुंदर तट कितना मनोरम था। मुझे क्या कहना था उसकी खबर न थी। मैंने वही कहा जो मेरे होठों पर था। दीपा मुस्कुरा दी, जैसे वह मेरे मन की हालात समझ गई हो। मैं पिछले महीने मद्रास गई थी एक फर्म में इंटरव्यू देने के लिए। तब थोड़ी देर के लिए अड्यार बीच पर भी गई थी। इंटरव्यू का क्या हुआ? कल ही उसका उत्तर आया है। मुझे नौकरी मिल गई। दीपा के चेहरे पर मुस्कान स्पष्टतर हो गई। उसका आत्मविश्वास लौट आया था। उसने मेरी आंखों में बसे सवाल को समझकर आगे कहा, स्टेनो की नौकरी है। बधाई। थैंक यू। मैंने महसूस किया हमारे बीच में जो एक अजीब उलझन का वातावरण पैदा हो गया था वह सहज हो गया था। एकाएक उसने चौंक कर कहा, माफ़ कीजिए, मैं भूल गई थी। आप चाय पियेंगे या कुछ ठंडा? मैंने चारों ओर देखा, जरा हंसते हुए कहा, मैं नंदिनी के हाथ की कॉफ़ी पीऊँगा। बहुत साल हो गए, उसका जायका ही भूल गया हूँ। दीपा फिर मुस्कुरा दी। शायद इंसान की हर मुस्कुराहट में कोई अर्थ होता है। उसने मेरे ही तीर से मुझे जख्मी करना चाहा। आंटी क्या कहेंगी? कुछ तो लें। बैठो दीपा, बताओ रीटा कहाँ है? रीटा दीपा की छोटी बहन थी। वह भी यही है, कॉलेज गई है। इस साल बीए की परीक्षा देगी। वह क्या अब भी पहले की तरह नौटी है? दीपा ने मुस्कुराकर कहा, वह बड़ी होशियार हो गई है। उसे यूनिवर्सिटी की ओर से पिछले साल एक्टिंग में पहला इनाम मिला था। आज भी उसकी किसी ड्रामा का रिहर्सल है। तुम्हारे मम्मी डैडी? आजकल वे कोलंबो में रहते हैं। डैडी 4 साल के लिए वहाँ डिपुटेशन पे गए हैं, इसलिए हम दोनों यहीं रहती हैं। मेरा छोटा भाई कीकू उनके साथ कोलंबो में है। 2 मिनट के लिए खामोशी छाई रही। आंटी बेबी को छोड़ने स्कूल गई हैं। स्कूल पास ही है, वे आती होंगी। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं दीपा के संग में नंदिनी को भूल सा गया था। उसे याद किया था, फिर भी दीपा ने। मुझे पता था नंदिनी की एक बेटी है, परंतु उस समय उसकी ओर मेरा ध्यान नहीं गया था। आप अब कहाँ रहते हैं? उसी क्षण बाहरी दरवाजे की घंटी बज उठी। दीपा ने उठते कहा, आंटी ही होंगी, मैं जाकर दरवाज़ा खोलूं? मैंने त्वरा से कहा, नहीं तुम नहीं, दरवाज़ा मैं खोलूंगा। दीपा खड़ी की खड़ी रह गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर मेरी ओर देखा। मैंने महसूस किया वे आंखें न थीं, एक्सरे के कैमरे थे जिन्होंने मेरे मन सागर का फोटो ले लिया था। उसने सब समझ लिया। वह 15 साल पहले वाली छोटी बच्ची तो न थी। मैं आपके लिए पानी ले आऊं? वह जानबूझकर बहाना बनाकर उस कमरे में से चली गई। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजे पर पहुंचकर ठिठक कर खड़ा रह गया। न जाने मुझे क्या हो रहा था। दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने दरवाज़ा आधा खोला। नंदिनी ही थी। वह एक पराये आदमी को अपने घर में देखकर जरा रुक गई। फिर उसने मुझे पहचान लिया। मैंने दरवाज़ा पूरा खोला। वह आगे बढ़ी। नंदिनी और सत्येन की 15 वर्षों के बाद हुई मुलाकात उनके वर्तमान जीवन पर कौन सा प्रभाव डालती है?
जानने के लिए जुड़े रहें मुझसे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय भारत।